हेलो दोस्तों। कल हम आपके जो किसान आंदोलन की सीरीज चली थी उस किसान आंदोलन की सीरीज को हम आपका पूरा कर चुके हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूं तो हमने आपके किसान आंदोलन में बिजोलिया किसान आंदोलन, पेंगू किसान आंदोलन, मेवाड़ का जाट रियासत किसान आंदोलन, इसके अलावा आपका अलवर किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, अलवर के दोनों आपके न्यूमोचड़ा और आपका मेव किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की थी। चिड़ावा किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन जिसको जाट किसान आंदोलन भी कहा जाता है, आपके मारवाड़ किसान आंदोलन और मारवाड़ में आपके तोल किसान आंदोलन, मंडोर किसान आंदोलन, आपका डाबड़ा हत्याकांड, निमाज हत्याकांड, इसके अलावा आपके चंदावल घटना के बारे में चर्चा की थी, भरतपुर किसान आंदोलन, बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन जिसमें आपके गंग नहर किसान आंदोलन, उदरासर किसान आंदोलन, महाजन किसान आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन, कांगड़ किसान आंदोलन, आंदोलनों की सीरीज को हमने पूरी तरह से आपकी पूरी कर ली है। इसी तहत आपके राजस्थान के आधुनिक इतिहास में आपके 1857 की क्रांति हो चुकी है और आपके किसान आंदोलन, ये दोनों चैप्टर आपके खत्म हो चुके। अब आधुनिक इतिहास में आपका एक तीसरा नया चैप्टर आता है और वो चैप्टर है आपका कि राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। जब राजस्थान के जनजातीय आंदोलन की बात आती है तो जनजातीय आंदोलन में आपके मुख्यतः भील आंदोलन और आपके मीणा आंदोलन है। तो आज हमें आपके जनजातीय आंदोलन के बारे में चर्चा करनी है। जब आप जनजातीय आंदोलन को पढ़ते हो राजस्थान में तो उनमें से आपके जैसे एक तो भील आंदोलन आ गया, तो भील आंदोलन में लगभग आपके दो आंदोलन आते हैं जिसमें आपके भगत आंदोलन और आपका एक ही आंदोलन आता है। इसके बाद में आता है आपका मीणा आंदोलन, और मीणा आंदोलन के अलावा जनजातीय में देखें तो एक छोटा सा आंदोलन है आपका लसाड़िया आंदोलन। तो अब हमें आपके 2-3 दिन जो आपकी सीरीज चलेगी ये आंदोलन वाली, ये जनजातीय आंदोलन की सीरीज चलेगी। तो अब हमें आपका पढ़ना है कि राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, राजस्थान में कौन कौन से आपके जनजातीय आंदोलन होने उसके आपकी पर्टिकुलर बात करनी है। तो आज हम आपके लेके चलते हैं राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। कौन से आंदोलन आपके? तो राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलनों के बारे में हमें आपकी चर्चा कर। तो आपके जब राजस्थान के जनजातीय आंदोलन की बात होती है तो सबसे पहले तो आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आखिर ये जनजाति होती क्या है। कि हम जनजातीय आंदोलन की बात कर रहे हैं तो राजस्थान तो हमें समझ में आ गया कि हमारा भूभाग है, इसे हम राजस्थान कहते हैं। आंदोलन हम पीछे किसान आंदोलन पढ़े थे तो मैंने आंदोलन की आपको डेफिनेशन बताई थी कि जब भी किसी के अधिकारों का हनन होता है, जब भी किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वो अपने अधिकारों के लिए जो संघर्ष करता है, जो विद्रोह करता है, वही क्या होता है? आपका आंदोलन होता है। तो राजस्थान समझ में आ गया और आंदोलन समझ में आ गया। अब आखिर ये जनजाति क्या होती है? तो जब जनजाति की बात आती है तो आप एक सीधी सी सरल सी परिभाषा याद रखना कि जो जनजाति है ना, ये जनजाति वे लोग होते हैं जो हमारा समाज है, हमारे समाज की मुख्य धारा से अलग रहते हैं। कि जनजाति कौन होती है? तो सीधा सा दिमाग में रखना कि वे लोग जो समाज की मुख्य धारा से हटे हुए होते हैं, मुख्य धारा से पिछड़े हुए होते हैं, उन लोगों को क्या कहा जाता है? आपका जनजाति की परिभाषा में रखा जाता है कि समाज के वो लोग या फिर वो लोग जो समाज की मुख्य धारा से अलग रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके जनजाति कहलाते हैं। तो सीधी सी डेफिनेशन लिखोगे आप जनजाति की कि जनजाति क्या होती है? आपकी जनजाति कि वे लोग वे लोग जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हो
पिछड़े हुए हो वह जनजाति कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं दोस्तों आपके? तो जनजाति कहलाते हैं। बस ये आपको थोड़ी सी डेफिनेशन माइंड में रखनी है ताकि आपके क्लियर हो सके कि आखिर ये जनजाति होते क्या है। तो वे लोग जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए रहते हैं, मुख्य धारा से अलग रहते हैं, वे लोग क्या कहलाते हैं? आपके जनजाति कहलाते हैं। और इन जनजातीय लोगों की जो आपके सांस्कृतिक होते हैं, जो सांस्कृतिक कल्चर होता है इनका, वो आपके विशिष्ट होते हैं, वो इनके अलग ही होते हैं। इनकी जो सांस्कृतिक क्रिया है ना, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो आपकी मुख्य धारा से भी अलग होते हैं। तो एक लाइन और लिखोगे आप कि इनकी सांस्कृतिक विशिष्ट होती है। विशिष्ट का मतलब है कि इनकी सांस्कृतिक अलग होती है मुख्य समाज से। जैसे हम देखें कि विशिष्ट किस प्रकार से होती है, तो पहली बात, लगभग जो जनजातियां हैं वो आपके जंगलों के साइड में निवास करती। सभी जनजाति की मैं नहीं कर रहा, पर 99% जो अधिकांश जनजातियां हैं वो आपके जंगलों में रहती है। इनके जो विवाह करने के जो तरीके होते हैं वो आपके अलग होते हैं। इनके जो त्योहार वगैरह जो है उनको मनाने का ढंग अलग होता है आपका। इनके जो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो क्रिया चलती है वो भी अलग होती है। कहने का मतलब जो मुख्य समाज की धारा है, जो मुख्य समाज के आपके सांस्कृतिक है, उनसे इनकी संस्कृति है वो अलग ही होती है। तो इनके जो संस्कृति, सांस्कृतिक ना लिखे आप संस्कृति लिखो, एक बार ये शब्द अच्छा रहेगा। इनकी जो संस्कृति है ना, वो संस्कृति अलग ही है, आपकी विशिष्ट है। तो इनकी संस्कृति विशिष्ट होती है। इनके जो कल्चर वाले प्रोग्राम होते हैं ना, वो मुख्य समाज से अलग होते हैं। तो ये 2 पॉइंट पहले आपके दिमाग में होने चाहिए कि जनजाति, कि वे लोग जो समाज की मुख्य धारा से आपके पिछड़े हुए हैं, उनको क्या कहा जाता है? आपके जनजाति कहा जाता है। इनकी जो संस्कृति है ना, वो विशिष्ट होती है, मुख्य समाज से आपके अलग अलग होती है। चाहे आप इनके नृत्य ले लो, चाहे आप इनकी वेशभूषा ले लो, चाहे आप इनके त्योहार ले लो, चाहे आप इनके विवाह का कोई प्रोग्राम ले लो, चाहे इनके आपके मुखिया का के बारे में देख लो। प्रत्येक जनजाति की प्रत्येक अलग अलग अपनी परंपराएं होती है, अलग अलग आपके विशिष्ट प्रोग्राम होते हैं। तो इनका जो कल्चर वाला सिस्टम है वो भी अलग होता है। अच्छा सर, हमारे जनजाति समझ में आ गई। अगर अगले हम बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन से जिले में निवास करती है, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक जनजाति है ना, वो सर्वाधिक जनजाति आपके उदयपुर जिले में निवास करती। तो लिखोगे राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति उदयपुर में निवास करती। उदयपुर में निवास करती है। कहां पे निवास करती है सर्वाधिक आपकी? तो वो आपकी उदयपुर में निवास करती है। इसके अलावा फिर सबसे ज्यादा जब उदयपुर में निवास करती है, तो फिर सबसे कम किस जिले में निवास करती है? तो राजस्थान में सबसे कम बीकानेर में निवास करती। सबसे कम कहां पे निवास करती है आपके? तो बीकानेर में निवास करती है। अच्छा सर, लेकिन अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें कि प्रतिशत के हिसाब से जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है, तो जब आपके प्रतिशत की बात आएगी ना, प्रतिशत के आधार पर, तो आपका बांसवाड़ा जिला हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? बांसवाड़ा। प्रतिशत के आधार पर बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक निवास करती है। वैसे पूछे तो आपका उदयपुर है, और वैसे आपका प्रतिशत के आधार पे बांसवाड़ा में निवास करती है। इतनी बातें आपको दोस्तों प्रारंभ में जनजातियों के बारे में ध्यान रखना कि जनजाति कि वे लोग जो समाज की मुख्य धाराओं से पिछड़े हुए हैं, उन्हें हम आपका क्या कहते हैं? तो उन्हें हम आपका जनजाति कहते हैं।
इनकी जो संस्कृति कल्चर वाला है वो आपका वशिष्ठ होता है, मुख्य समाज से आपका अलग होता है। चाहे कौन से भी आप संस्कृति देखो, चाहे वेशभूषा देखो, चाहे आभूषण देखो, वेशभूषा में आ गया, चाहे वेशभूषा हो, चाहे नृत्य हो, चाहे आपका इनके रहने का स्थान हो, कोई प्रोग्राम त्योहार वगैरह हो, चाहे कोई शादी वगैरह की कोई रस्म हो, तो वो अलग ही होती है मुख्य धारा से। राजस्थान में जो सर्वाधिक जनजातियां ना वो आपके उदयपुर में निवास करती है और सबसे कम आपके बीकानेर में। लेकिन जब प्रतिशत के आधार पे बात आएगी तो सबसे ज्यादा ये बांसवाड़ा में। फिर सर चलो इतनी बात हमें समझ में आई, तो हमें ये बताओ आपके जनजातियों ने आंदोलन क्यों किया, इनके कौन से अधिकारों का हनन हुआ जो ये जनजाति आपके आंदोलन करने पे मजबूर हो जाती है और इन जनजातियों द्वारा आपका आंदोलन किया जाता है। तो अब हम कारणों के बारे में देखते हैं कि भील आपके जो आंदोलन हुए उसमें मैं पहला आंदोलन लेके चलता हूं आपका भील आंदोलन। जनजातियों में आपका पहला आंदोलन कौन सा हो जाएगा, तो पहला आंदोलन हो जाएगा आपका भील आंदोलन। कौन सा आपका भील आंदोलन। आज हम आपकी बात करते हैं किसकी, भील आंदोलन। पहला जो आपका आंदोलन रहेगा वो रहेगा भील आंदोलन। अब हम बात करते हैं इस भील जनजाति की कि भीलों के द्वारा जो राजस्थान में आंदोलन किए गए वो दो आंदोलन है आपके, एक भगत आंदोलन और दूसरा आपका तो एक ही आंदोलन। आपके सिलेबस के अनुसार दो आंदोलन हमें पढ़ने हैं, पहला आपका भगत आंदोलन है और दूसरा आपका एक ही आंदोलन। पर इन भीलों के ऐसी क्या समस्या हुई जो इनको आपके आंदोलन करना पड़ा, भील क्यों मजबूर हुए, इसलिए इन्हें आपका संघर्ष करना पड़ा। और आज हमें उन आंदोलनों के बारे में अध्ययन करना है। तो पहली लाइन तो आप एक याद रखोगे कि भीलों के द्वारा होमट क्षेत्र में आंदोलन किया गया। 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 आंदोलन किया गया। अब हम बात करते हैं इन भीलों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था उन आंदोलन के कारण क्या है, उसके रीजन क्या है जो भील आपके आंदोलन किया था। जब भील आंदोलन के आपके कारणों की बात आएगी ना, तो पहले जब हम मेवाड़ रियासत पढ़ रहे थे तो मेवाड़ रियासत में हमने पढ़ा था कि जो भील हुआ करते थे वो भील आपके मेवाड़ की सेना में थे और भील आपके मेवाड़ की सेना में सैनिक के रूप में कार्य करते थे। लेकिन जब आपके मेवाड़ और ईस्ट इंडिया के मध्य संधि हो जाती है तो संधि के तहत आपके भीलों को सेना से वंचित कर दिया, क्योंकि सेना आपके अंग्रेजों के आगे, अंग्रेजों की वहां पे टुकड़ियां रह रही है और प्रत्येक रियासत के साथ जब ईस्ट इंडिया कंपनी की संधियां हो गई थी तो युद्ध वगैरह कम हो गए थे। अब युद्ध वगैरह कम हो गए तो सैनिकों की कम जरूरत है, तो आपके कुछ भीलों को या फिर जो भील थे उनको आपके सेना से बाहर कर दिया गया, क्योंकि कुछ सेना है तो राजा के अपने भाई बंधुचारी वो सेना में आ गए। तो जब जो भील पहले आपके सैनिक के रूप में कार्य करते थे और उन्हें भीलों को आपके सैनिक से बाहर कर दिया गया सेना से, इसलिए वो भील बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हो गए तो वो आपका आंदोलन करेंगे। तो पहला रीजन तो आप मान सकते हो कि ये जो मेवाड़ वाली और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संधि हुई है ना कहीं ये संधि आपका रीजन है किसका, तो भील आंदोलन का। क्योंकि हमने देखा कि पहले आपके जो भील थे वो आपके मेवाड़ की सेना में थे, लेकिन बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि हुई तो सेना को कम किया गया तो भीलों को सेना से बाहर कर दिया गया, इसलिए वो भील आपके बेरोजगार हो गए। और जब भील बेरोजगार हो गए तो उनके द्वारा आपका आंदोलन किया गया, वह आंदोलन कौन सा है, आपका भील आंदोलन। इसके अलावा दूसरे में रीजन की बात करूं तो एक रीजन था वनोत्पाद पर कर लगाना। वनोत्पाद पर क्या लगाना, आपका कर लगाना। वनोत्पाद का मतलब है कि जो भील थे, जो जनजातियां थी, वो जंगलों में निवास करती थी और जब जंगलों में निवास करती थी तो जंगल से लकड़ी, जंगल से फल, जंगल से किसी भी प्रकार का सामान वो भील ले लेते और उनपे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय बदला और समय के अनुसार शासक के द्वारा या ईस्ट इंडिया का कंपनी के द्वारा आपके उन वनों उत्पाद पर कर लगा दिया गया।
कहने का मतलब आप वन से कोई भी सामान लोगे तो आप पे कर लगेगा। अब ये जनजाति कह रहे हैं कि हम यहाँ पे रहते हैं, ये हमारा घर है और हम हमारे ही घर से कोई सामान ले रहे, तो आप उस पे कर कैसे लगा सकते हो। लेकिन इन्होंने कहा कि तुम अगर वन से लकड़ी लोगे तो तुम पे कर लगेगा, वन से किसी प्रकार का फल लेते हो तो तुम पे कर लगेगा। कहने का मतलब वनोत्पाद पर जब कर लगाया गया ना, तो दूसरा कहीं ना कहीं रीजन बना आपके कौन से आंदोलन का, तो आपके भील आंदोलन का। तो भील आंदोलन का दूसरा रीजन हम मान सकते हैं आपके वनोत्पाद पर कर लगाना। तीसरा हम अगर रीजन देखें तो एक भीलों के द्वारा एक कर लिया जाता था जिसे रखवाली कहते हैं, और एक कर था आपका बोलाई। ये दो कर थे जो आपके भीलों के द्वारा लिया जाता। भीलों की परंपरागत जो पीढ़ियां हैं वो आपके कर लेती थी रखवाली, कि वो गांव की रक्षा करेंगे, कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसकी लूटमार नहीं होगी, तो उसके बदले आपका कौन सा कर लिया जाता था, रखवाली, और एक कर लिया जाता था बोलाई। लेकिन जैसे रियासत में आपके कंपनियों, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है, और आगमन के बाद इन भीलों का जो परंपरागत रूप से ये कर लेते आ रहे थे रखवाली और बोलाई, इन करों को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लोगों को, आपका जो अन्य लोग थे उन्हें विश्वास हो गया कि हमारी जो रक्षा है वो राजा करेगा या फिर कंपनी करेगी, अब हमें ये कर देने की जरूरत नहीं। तो कहीं ना कहीं जब आपके भीलों के रखवाली और बोलाई कर को समाप्त कर दिया गया, तो तीसरा रीजन कहीं ना कहीं पे बनता है, कहां पर, आपका बोलाई व रखवाली कर को समाप्त कर। तो कहीं ना कहीं ये रीजन भी धीरे धीरे आंदोलन में शामिल हो रहा। अगर हम अगले रीजन की बात करते हैं तो इन्होंने एक काम किया था, आपके परंपरागत कृषि को समाप्त कर। कैसे कृषि को समाप्त करना, आपके परंपरागत रूप से कृषि को समाप्त करना। अब ये भील जब जंगलों में रहते थे तो ये क्या करते कि जैसे ये कोई क्षेत्र है, यहाँ के पेड़ काटे और यहाँ पे कृषि कर, एक दो साल यहाँ पे कृषि की, अगले साल आगे कोई पेड़ काटे और वहां पे कृषि कर, आगे 2-4 साल के बाद इस क्षेत्र में ये गए, यहाँ पे पेड़ काटे और यहाँ पे कृषि कर, आगे फिर पेड़ काटे और यहाँ पे कृषि कर ले। इस प्रकार ये स्थानांतरण कृषि आपके करते थे, जिसे झूमिंग कृषि भी बोला जाता है। लेकिन अब इनको ये बात समाप्त कर देगी कि आज के बाद आप ऐसी कृषि नहीं कर सकते, आपको एक फिक्स क्षेत्र में कृषि करनी होगी, इसके अलावा आप कृषि नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जो भीलों की परंपरागत कृषि थी, उन परंपरागत कृषि को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, कि अगर आपको कृषि करनी है तो ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप कृषि करो और इसके बदले राजा को टैक्स दो। तो भीलों का जो परंपरागत रूप से कृषि करने वाला जो सिस्टम था, जो उनकी स्थानांतरण कृषि थी, जो उनकी झूमी कृषि थी, वो अब बंद कर दी गई, और बदले में उस जो वो कृषि करेंगे तो उनपे क्या लगेगा, आपका टैक्स लगेगा। तो ये रीजन भी कहीं ना कहीं उठता है किसका, आपके भीलों के साथ, कि भील आंदोलन में कहीं ना कहीं ये रीजन भी आपका मुख्य भूमिका निभा रहा है, और वो भूमिका कौन सी है आपके, तो परंपरागत कृषि की। इसके अलावा कोई और रीजन था इनके सामाजिक प्रथा में। किस प्रथा में, आपके सामाजिक प्रथा में हस्तक्षेप करना। इनके जो सामाजिक प्रथा थी ना कहीं उसमें भी क्या किया जा रहा था, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी और शासकों के द्वारा हस्तक्षेप किया। सामाजिक परंपरा का मतलब है, सामाजिक प्रथा का मतलब है, जैसे भीलों में कोई आपकी परंपरा थी, जैसे डाकन प्रथा, ये लोग किसी स्त्री को डाकन कहते और कहने के बाद उसे पत्थर मार मार के हत्या कर देते। अब अंग्रेज और आपके राजा चाहते किसी भी प्रकार की कैसी भी घटना नहीं हो, तो आपके इनके द्वारा डाकन प्रथा पे रोक लगा देगी। जब डाकन प्रथा पे रोक लगी तो भीलों को ऐसा एहसास हुआ कि ये हमारी सामाजिक रीतियों में, ये हमारी परंपराओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इनको क्या मतलब है हमारी परंपराओं में हस्तक्षेप करने का। इसलिए भी आपका आंदोलन हुआ, वो कौन सा आंदोलन हुआ, आपका भील आंदोलन, कि ये जो अंग्रेज या जो राजा या जो शासक है, ये हमारे सांस्कृतिक में कैसे आपके हस्तक्षेप कर सकते हैं, ये हमारे जीवन की परंपराओं में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं, और इसका भी विरोध कर रहे थे कहीं ना कहीं कौन, आपके भील। तो पांचवा रीजन हम मान सकते हैं सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप। इसके अलावा भीलों के द्वारा जनगणना का विरोध करना। किसका विरोध करना, आपके जनगणना का विरोध करना। जब सबसे पहले आपकी जनगणना की गई थी, वैसे तो मानते हैं कि जो जनगणना है वो आपके 1881 से आपकी प्रतिवर्ष जनगणना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उससे पहले 1872 में भी जनगणना हुई।
जब जनगणना वाला सिस्टम चला ना, तो वो जंगलों में जाके भीलों की जनसंख्या गिन रहे थे, और जब भीलों की जनसंख्या की जनगणना की गई तो भीलों को एहसास हुआ कि अच्छा ए मारी जनगणना करे, ए माने जंगलों निकालेगा, ए काने के करना रहे माने गिनन लाग रहे। जबकि कुछ भीलों के मन में ऐसा भी था कि हमारी जनगणना कर रहे हैं, ये हमारी महिलाओं की जनगणना कर रहे हैं, ये हमारी महिलाओं को यहां से उठाकर ले जाएंगे, ऐसे उनके मन में विचार चल रहे थे। तो जो विचार चले ना, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका विरोध रहता है। कौन से किसान आपके आंदोलन का? तो भील आंदोलन का, कि जनगणना के द्वारा आपका भीलों के द्वारा विरोध करना। इसके अलावा मैं और बताऊं तो जंगल में एक पौधा होता था महुआ। कौन सा पौधा आपका? महुआ पौधा। और महुआ पौधे से भील था आपकी शराब बनाता, दारू बनाता, और उस दारू का सेवन किया करते थे, उस शराब का सेवन किया। लेकिन अब रियासत के द्वारा ऐसा प्रतिबंध लगाया गया कि आज के बाद जो भील है वो महुआ के पौधे से शराब नहीं बना सकते। महुआ के पौधे से क्या नहीं बना सकते? शराब नहीं बना सकते। अरे भील का मारो तो पीढ़ियां को काम है महुआ पौधों शराब बनानी और पीनी, और थे को शराब कौन बनानी? तो रियासत ने कह दिया कि आज के बाद ये प्रतिबंध लगाया। अब ऐसा प्रतिबंध लगा तो कहीं ना कहीं भीलों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, और ठेस पहुंची तो आपके एक भील आंदोलन का कारण बना। और वो कारण कौन सा? आपके महुआ के पौधे पे शराब पे प्रतिबंध लगा। इसके अलावा शासकों के द्वारा भीलों से कौन सी प्रथा ली जाती थी? आपके बेगार प्रथा भी भीलों से ली जा रही थी। बेगार प्रथा का मतलब आपका, बेगार प्रथा का मतलब था कि बिना वेतन से भीलों से काम करवाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं उससे भी भील आपके परेशान हुए कि हम बिना पैसों के काम क्यों करें। तो कहीं ना कहीं छोटा सा रीजन ये भी बना, कौन सा? आपका बेगार प्रथा वाला। इसके अलावा एक दो कारणों की हम और बात करते हैं कि जब पहले राजा के द्वारा कर लिया जाता था तो वो अनाज के रूप में लिया जाता, लेकिन अब कर लेने की थोड़ी सी परंपरा बदली और कर लिया जाने लगा नगदी के रूप में। कर कैसे लिया जाने लगा? आपका नगदी के रूप में। और जब नगदी कैश पेमेंट के रूप में कर लिया जाने लगा तो इसका भी विरोध किया किसने? आपके भीलों ने, कि हम कर है वो नगदी के रूप में नहीं देंगे। लेकिन रियासत क्या कह रहा है? मन्ने तो कर चाहिए, नगदी चाहिए, केस चाहिए, और उसका विरोध कर रहे कहीं ना कहीं भील। तो आपका आंदोलन हुआ कौन सा? भील आंदोलन। अब गुरुजी नगदी को भी विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि नगदी पैसे भीलों के पास है नहीं, और भील जाएंगे अनाज बेचने या फिर पैसे उधार लाने साहूकार के पास। और जब वो साहूकार से पैसे लाने लगे ना नगदी, तो वो साहूकारों के चुंगल में फंस गए, क्योंकि साहूकार है वो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगाया। तो आपके साहूकारों के चुंगल में जब आपके भील फंसे तो कहीं ना कहीं वो भी कारण रहता है किसका? आपके भील आंदोलन। और ये सारे कारण जब एक साथ इकट्ठे हुए, और एक साथ इकट्ठे हुए तो एक ज्वाला उत्पन्न हुई, और वही ज्वाला क्या कहलाती है? आपकी भील आंदोलन। कि जब सारे रीजन एक साथ उतरे ना, तो एक साथ उतरने पे एक आपका आंदोलन होगा, और वो आंदोलन कौन सा कहलाएगा? आपका भील आंदोलन। क्या क्या रीजन है? कि एक तो आपके मेवाड़ और ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि होना, जिससे भील बेरोजगार हुए, और भील बेरोजगार हुए तो इन्होंने आपका आंदोलन किया। इसके अलावा वनोत्पाद पर कर लगाना, कि जब रियासत के द्वारा वनोत्पाद, वन से जो उत्पादन होता है उस पर कर लगाया गया, तो उसका भी विरोध किया किसने? आपके भीलों ने। तीसरा, आपके भीलों के परंपरागत रूप से कर रखवाले व बोलाई को क्या करना? समाप्त करना। जब रखवाले व बोलाई कर को समाप्त किया ना, तो भी विरोध किया किसने? आपके भीलों ने। चौथा आपका कि परंपरागत कृषि समाप्त करना। भीलों की जो पीढ़ियां दर पीढ़ी कृषि कर रही थी ना, आपके भील के जो दादा, परदादा, सरदादा, लड़दादा पीढ़ी दर पीढ़ी जो कृषि करते आ रहे थे, जो स्थानांतरण कृषि कर रहे थे, उन पे जब रोक लगी तो भी भीलों ने आपका विरोध किया। इसके अलावा भीलों के द्वारा जब आपके रियासत के द्वारा जब जनगणना करवाई गई ना, तो जनसंख्या का भी विरोध किया किसने? आपके भीलों ने। इसके अलावा महुआ के पौधे पे जो शराब बनाई जाती थी, और महुआ के पौधे से जब शराब बनाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया, तो इन्होंने विरोध किया कि ये क्या सिस्टम है। इसके अलावा भीलों की सामाजिक प्रथा में जब हस्तक्षेप किया गया, जैसे डाकन प्रथा वगैरह पे रोक लगी, तो भीलों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। जब कर है वो नगदी के रूप में लिया गया, और जब कर नगदी के रूप में लिया गया
तो भील आपके साहूकारों के चुंगल में फंसने लगे, और साहूकार के चुंगल में फंसे ना तो भी भीलों ने विरोध किया। इसके अलावा भीलों से बेगार प्रथा ली जा रही थी, और जो बेगार प्रथा ली जा रही थी तो उसका भी विरोध किया। और जब ये सारे रीजन एक साथ इकट्ठे हुए तो एक आंदोलन होगा, और वो आंदोलन कौन सा है? आपके भील आंदोलन। तो ये कारण रहते हैं कौन से आंदोलन के? आपके भील आंदोलन। तो ये हमने कारणों की बात की है कि भील आंदोलन के कौन कौन से आपके कारण थे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भील आंदोलन क्यों कर रहे हैं, जो अभी हमने आपके कारणों की बात की है कि कौन कौन से आपके कारण थे। तो एक एक कारण को हम आपका नोट करते हैं। पहला कारण आपका मेवाड़ व ईस्ट इंडिया के मध्य संधि। मेवाड़ व ईस्ट इंडिया के मध्य क्या हो गई? आपकी संधि होगी। पहला रीजन क्या हो गया? मेवाड़ व ईस्ट इंडिया के मध्य संधि। दूसरा रीजन आपका वनोत्पाद पर कर लगाना। वनोत्पाद पर क्या लगाना? आपका कर लगाना। दूसरा रीजन क्या था आपके कि वनोत्पाद पर क्या लगाया गया? आपका कर लगाया गया। तीसरा रीजन आपका रखवाली व गोलाई कर को समाप्त कर। रखवाली व गोलाई कर को क्या करना? आपका समाप्त करना। ये भी रीजन है किस आंदोलन का? आपके तो ये आपके भील आंदोलन। चौथा कारण आपके तो परंपरागत कृषि को समाप्त करना। परंपरागत कृषि को क्या करना? आपका समाप्त करना। ये भी रीजन रहा किसका? आपके भील आंदोलन का, कि जो भील आपकी कृषि कर रहे थे उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। पांचवा कारण आपका सामाजिक प्रथा में हस्तक्षेप करना। सामाजिक प्रथा में क्या करना? आपका हस्तक्षेप करना। और जब सामाजिक प्रथा में हस्तक्षेप किया गया तो इसका भी विरोध किया किसने? आपके भीलों ने। इसके अलावा 5 हो गए ना आपके। छठा, भीलों द्वारा जनगणना का विरोध करना। भील किसका विरोध कर रहे हैं आपके? तो जनगणना का भीलों के द्वारा विरोध करना। ये भी रीजन है किसका? आपके भील आंदोलन। इसके अलावा 7वां तो महुआ पौधे से शराब बनाने पर प्रतिबंध लगाना। क्या लगाना? आपका महुआ पौधे से शराब बनाने पर प्रतिबंध लगाना। ये भी रीजन रहा था। अभी हमने समझा एक एक रीजन को। 8वां आपका बेगार प्रथा। कौन सी प्रथा? आपकी बेगार प्रथा। और 9वां रीजन कर को नकदी में लेना। और एक लास्ट रीजन था, वो क्या था आपका? 10वां रीजन तो भील साहूकार के चंगल में फंसना, साहूकार के चुंगल में फंसना। तो ये सारे रीजन रहे थे किसके? आपके भील आंदोलन। हमने एक एक आपके कारण को अच्छी तरह से समझा है। एक बार आप फिर से देखो हमने क्या क्या कारणों को समझा है कि राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, तो जनजाति कि वे लोग जो समाज की मुख्य धारा से आपके पिछड़े हुए हैं वह क्या कहलाते हैं? आपके जनजाति का। इनकी जो सांस्कृतिक है ना वो विशिष्ट होती है, अलग होती है। हमने चर्चा की, चाहे वेशभूषा हो, चाहे खान पीन हो, चाहे रहने का स्थान हो,
चाहे इनका कोई त्योहार हो, चाहे कोई मृत्यु हो जाती है तो वहां के जो कार्यक्रम होते हैं, कोई विवाह वगैरह हो, तो सारे की सारी संस्कृति मुख्य समाज से अलग है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आपके जनजाति। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कहां पे है, तो आपके उदयपुर में निवास करती है और सबसे कम आपके बीकानेर में निवास। लेकिन जब प्रतिशत के आधार पे देखा जाता है तो वो सर्वाधिक आपके बांसवाड़ा में निवास करते। इसके बाद में पहला आंदोलन आपके जनजातियों में वो है भील आंदोलन, और भीलों द्वारा जो आंदोलन किया गया था वो भोमट क्षेत्र में आंदोलन किया गया। फिर हमने भील आंदोलन के कारण देखे, क्या क्या कारण थे, तो मेवाड़ व ईस्ट इंडिया के मध्य संधि होना जिससे भील बेरोजगार हो गए थे, वनो उत्पाद पे कर लगाना, जहां पे भील रहते हैं उसी क्षेत्र में कर लगाएंगे वन उत्पाद पे कि वन से कोई भी सामान लोगे, रखवाली व बुलाई कर को समाप्त करना, तो जो भीलों के जो परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जो कर लिया जा रहा था रखवाली व बुलाई, उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर। परंपरागत कृषि को समाप्त करना, जो भीलों की पीढ़ियों द्वारा जो आपकी स्थानांतरित कृषि की जा रही थी, जो आपकी झूमी कृषि की जा रही थी, अब उस कृषि को भी क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। सामाजिक प्रथा में हस्तक्षेप करना, और कोष्टक में कर लेना जैसे डाकन प्रथा, याद रह जाए। तो जब भीलों के सामाजिक प्रथा में आपका हस्तक्षेप किया गया तो कहीं ना कहीं भीलों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। इसके अलावा भीलों द्वारा जनगणना का विरोध करना, महुए पौधे पर जब शराब बनाने पे रियासत द्वारा जब प्रतिबंध लगाया गया तो इसका भी विरोध किया। आपके बेगार प्रथा और कर को कैसा लेना, आपका नगदी रूप में लेना, तो इसका भी भीलों ने विरोध किया। और भील साहूकार के चुंगल में फंसते जा रहे थे, इसलिए भील विरोध कर रहे। और अभी हमने जब देखा, जब दसों के दसों कारण एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो भील की जो स्थिति है वह बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी। और जब स्थिति दयनीय हो गई ना, तो भील अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाते हैं, और जब भील अपने अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाई तो वही आपका आंदोलन बन गया, वही संघर्ष आपका आंदोलन बन गया, और वो क्या कहलाता है, आपका भील आंदोलन। तो अब हम आपका पर्टिकुलर पहला भील आंदोलन लेके चलते हैं, और वो है आपका भगत आंदोलन। कौन सा, आपका भगत आंदोलन। अब हम बात करते हैं आपके भगत आंदोलन, किसकी बात करते हैं, आपके भगत आंदोलन। अब हम बात करते हैं भगत आंदोलन। तो पहली बात कि जो भगत आंदोलन है ना, इस भगत आंदोलन के जो प्रणेता है, जो भगत आंदोलन को चलाने वाले, जो भगत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वह व्यक्ति है आपके गोविंद गिरी। कौन है, आपके गोविंद गिरी। तो पहले हमें गोविंद गिरी के बारे में पढ़ना है कि गोविंद गिरी कौन है, कहां पे जन्म हुआ, क्योंकि कई बार आपके इनसे सवाल आते। तो पहली बात तो आप लिखोगे भगत आंदोलन का नेतृत्व करता। नेतृत्वकर्ता कौन है आपका, इसे नेतृत्वकर्ता भी लिख सकते हो और प्रणेता भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है कि भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता या प्रणेता कौन है। तो भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता या जब प्रणेता की बात आती है तो वो है आपके गोविंद गिरी। कौन है, आपके गोविंद गिरी। याद रखना कि आपके भील आंदोलन में जो आपका भगत आंदोलन है, इस भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता या प्रणेता कौन है, तो कौन हो जाएंगे, आपके गोविंद गिरी। अब आप हेडिंग लगाओ गोविंद गिरी। अब हम बात करते हैं गोविंद गिरी की। गोविंद गिरी कि गोविंद गिरी के बारे में हमें थोड़ा बहुत पहले इनके गोविंद गिरी के परिचय के बारे में पता होना चाहिए। जब गोविंद गिरी के परिचय की बात आएगी ना, तो पहले पोत जन्म कि गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ था। जब गोविंद गिरी के जन्म की बात आएगी तो गोविंद गिरी का जन्म हुआ था आपके 1858 ईस्वी। कब हुआ था गोविंद गिरी का जन्म आपके, तो 1858 ईस्वी में भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता या प्रणेता गोविंद गिरी का क्या होता है, आपका जन्म होता। इसके बाद में इनका जन्म कहां पर हुआ था, सवाल आते सीधे से मैं बता रहा हूं कहां पे हुआ था आपका जन्म। तो इनका जन्म हुआ था बांसिया गांव में। कौन सा गांव आपका, बांसिया। ये बांसिया गांव कहां पे पड़ता है, तो ये पड़ता था आपके बेदवासी ठिकाने में। कौन सा ठिकाना आपका, बेदवासी ठिकाना। अच्छा, बेदवासी ठिकाना। और ये बेदवासी ठिकाना कौन से में आता है, तो वो आता है आपके डूंगरपुर में। कहां पर, आपके डूंगरपुर।
तो तीनों में से आपको कौन सा ऑप्शन मिल सकता है? बांसिया, बेदवासी और डूंगरपुर। बांसिया कौन से ठिकाने में आता था? आपके बेदवासी में। और बेदवासी ठिकाना कहां पे आता था? आपके डूंगरपुर में। इसके अलावा गोविंदगिरी के गुरु कौन है? गोविंदगिरी के गुरु कौन है? तो जब गुरु की बात आएगी ना कि गोविंदगिरी के गुरु कौन थे, तो जो आपका कोटा बूंदी वाला अखाड़ा था, इसके एक महंत हुआ करते थे राजगिरी, और वो राजगिरी है वो आपके गोविंदगिरी के क्या थे? गुरु थे। तो लिखोगे राजगिरी। और राजगिरी कौन है आपके? तो राजगिरी है आपके कोटा बूंदी के अखाड़े के महंत, राजगिरी। और राजगिरी कौन है आपके? तो कोटा बूंदी अखाड़े के महंत, अखाड़े के महंत। कोटा बूंदी अखाड़े के क्या है? आपके महंत है। वो क्या है? आपके गोविंदगिरी के गुरु हुआ करते। इसके अलावा गोविंदगिरी के प्रेरणा स्रोत कौन है? गोविंदगिरी प्रेरणा किससे ले रहे हैं? जो आपके आंदोलन किया था। तो जब इनके प्रेरणा स्रोत की बात आएगी ना, इनके प्रेरणा स्रोत कौन है, तो याद रखना आप जब गोविंदगिरी के प्रेरणा स्रोत की बात आती है तो एक नाम आता है दयानंद सरस्वती। कौन? आपके दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती है वो इसके प्रेरणा स्रोत है। तो गोविंदगिरी के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो गोविंदगिरी के प्रेरणा स्रोत हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। गोविंदगिरी, गोविंदगिरी किस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं आपके? तो आपके गोविंदगिरी भगत आंदोलन का नेतृत्व। इसके अलावा इनका जन्म कब हुआ? तो 1858 ईस्वी। जन्म कहां पे हुआ? तो बासिया गांव में। और बासिया गांव कहां पे? आपके बेदवासी ठिकाने में। और बेदवासी ठिकाना कहां पर पड़ता है? आपके डूंगरपुर में। इनका गुरु कौन हुआ करते थे? तो इनके गुरु है राजगिरी। और राजगिरी आपके कोटा बूंदी अखाड़े के क्या है? महंत हुआ। इनके प्रेरणा स्रोत कौन है? तो प्रेरणा स्रोत है दयानंद सरस्वती। 5-4 बातें और करते हैं इनसे संबंधित। एक, इनकी ध्वजा कैसी है? कि गोविंदगिरी की ध्वजा, तो जब ध्वजा की बात आएगी तो इनकी ध्वजा है आपकी श्वेत। क्या है आपकी इनकी ध्वजा? श्वेत। ये किस परिवार से आते हैं? इनका परिवार कौन सा है? तो जब परिवार की बात आएगी तो परिवार है बंजारा परिवार। कौन सा परिवार आपका? बंजारा परिवार। ये बंजारा परिवार से रिलेट करते हैं। और यही जो आपके पीछे रीट का एक पेपर हुआ था, उस रीट वाले पेपर में पूछा गया था कि गोविंदगिरी किस परिवार से संबंधित थे, और ऑप्शन था बंजारा। तो गोविंदगिरी किस परिवार से संबंधित हो जाएंगे? आपके बंजारा परिवार से संबंधित है। इसके अलावा गोविंदगिरी ने अपनी धूनी कहां पे लगाई? तो जब धूनी की बात आएगी तो धूनी लगेगी इनकी बांसिया गांव में। कौन से गांव में? आपके बांसिया गांव। कौन सा गांव हो जाएगा? तो बांसिया गांव। और बांसिया गांव में इनकी धूनी लगी थी। या फिर आपको घुमा के पूछ ले कि गोविंदगिरी का कार्यालय कहां पर था, तो इनका प्रारंभ में कार्यालय कहां पे था आपका? तो वो बांसिया गांव में। अगली बात गोविंदगिरी से आपको याद रखनी है कि इन्होंने अपना कर्म क्षेत्र किसे बनाया? गोविंदगिरी का कर्म क्षेत्र कौन सा? तो जब गोविंदगिरी के कर्म क्षेत्र की बात आएगी तो आपको 2 जिलों का नाम याद रखना है, डूंगरपुर और आपके बांसवाड़ा। कौन से? आपके डूंगरपुर और आपके बांसवाड़ा। तो 2 आपको क्षेत्र याद रखना है, एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा को ये क्या बनाते हैं? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अपना कर्म क्षेत्र बनाते। इनके अलावा गोविंदगिरी की उपाधि क्या है? भीलों के द्वारा इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जब इनकी उपाधि की बात आएगी तो इनकी उपाधि है गुरु। किस नाम से उपाधि है? गुरु के नाम से। कि भीलों में गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीलों में गुरु के नाम से गोविंदगिरी को जाना जाता है। और लास्ट बात आप गोविंदगिरी की याद रखोगे कि इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी आपके 1931 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कहां पे होती है? तो गुजरात में एक क्षेत्र है कंबोई, और कंबोई नामक स्थान पे इनकी क्या हुई थी? आपकी मृत्यु हुई थी।
इतनी बातें याद रखनी है किससे, आपके गोविंद गिरी से। गोविंद गिरी के बारे में क्या क्या याद रखेंगे हम, कि भगत आंदोलन हम पढ़ने जा रहे हैं, और भगत आंदोलन के तहत इसका नेतृत्व करता या प्रणेता कौन है, तो गोविंद गिरी। गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ, 1858 ईस्वी। गोविंद गिरी का जन्म कहां पे हुआ, तो बांसिया गांव, बेदवासी ठिकाना, डूंगरपुर। गोविंद गिरी के गुरु कौन है, तो राजगिरी है, और राजगिरी कौन है, तो कोटा बूंदी अखाड़े के महंत हुआ करते। गोविंद गिरी के प्रेरणा स्रोत कौन है, तो प्रेरणा स्रोत हो जाएंगे आपके दयानंद सरस्वती। कौन हो जाएंगे आपके, दयानंद सरस्वती। इसके अलावा गोविंद गिरी की ध्वजा कौन सी है, तो ध्वजा आपकी श्वेत है। गोविंद गिरी किस परिवार से है, तो बंजारा परिवार से है। रीट में पूछा हुआ सवाल है कि गोविंद गिरी किस परिवार से। गोविंद गिरी की धुनी कहां पे लगी हुई है, तो बांसिया गांव, मतलब गोविंद गिरी का कार्यालय। प्रारंभ में इनका कार्यालय कहां पे था, तो बांसिया गांव। गोविंद गिरी का कर्म क्षेत्र कौन सा है, तो इन्होंने दो जिलों को, दो जगह को, एक क्षेत्र को आपका कर्म क्षेत्र बनाया, और वो है आपका डूंगरपुर व बांसवाड़ा। गोविंद गिरी की उपाधि कौन सी है, तो गुरु नाम से, कि भीलों में गुरु के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखोगे गोविंद गिरी। और गोविंद गिरी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1931 में हुई थी, और 1931 में कंबोई क्षेत्र में, गुजरात में हुई थी। एक एक बात को, एक एक पॉइंट को आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना है कि हमने क्या बात की है। इसके बाद में एक बात आप नोट लगा के लिखोगे, और नोट लगा के आपको क्या लिखनी है, कि एक तो हम भील आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो भील आंदोलन में जो आपकी एक जाति है, ये जनजाति भील, इस भील जनजाति को जो आपके वाल्मीकि जी द्वारा जो रामायण लिखी गई है, उस रामायण में इन्हें आपका क्या कहा गया है, तो वहां पे इन्हें निषाद कहा गया है। क्या कहा गया है, निषाद कहा गया है। रामायण में आपके भीलों को क्या कहा गया है, तो रामायण में आपके भीलों को निषाद कहा गया है। क्या कहा गया है, निषाद। तो वाल्मीकि रचित रामायण में भीलों को क्या कहा गया है, भीलों को निषाद कहा गया। क्या कहा गया है, आपके निषाद कहा गया। एक बात, भीलों को क्या कहा गया, आपके निषाद कहा गया। दूसरी बात आप याद रखोगे कि जो आपके वाग्भट है, और वाग्भट ने आपके जो कादंबरी की जो नाम से आपकी बुक लिखी थी वाग्भट ने, वहां पे इनको भीली कहा गया है। क्या कहा गया, कादंबरी में जो आपके वाग्भट ने जो बुक लिखी है, उसमें इनको भीली कहा गया है। तो याद रखोगे, वाग्भट रचित कादंबरी में भीलों को भीली कहा गया। क्या कहा गया, आपके भीली कहा गया। और तीसरी बात आप याद रखोगे, जो कर्नल जेम्स टोड है ना, उन कर्नल जेम्स टोड ने आपके भीलों को वन पुत्र कहा है। जो आपकी उनकी रचना है एंटीक्विटीज, जो आपकी रचना है कि एनाल्स द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, कि एनाल्स द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कर्नल जेम्स टोड वाली है, उसमें भीलों को क्या कहा गया था, तो उसमें आपके भीलों को वन पुत्र कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों, वन पुत्र। तीनों की हमने बात की कि कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। क्या कहा है, आपके वन पुत्र कहा, वन पुत्र कहा। ये तीन बातें भी आपको याद रखनी है कि रामायण में भीलों को क्या कहा गया, तो निषाद कहा गया। वाग्भट द्वारा रचित जो आपकी कादंबरी है, इसमें क्या कहा गया, तो भीलों को भीली कहा गया। और कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा, तो आपके वनपुत्र। अब गोविंद गिरी है, वो भीलों में धीरे धीरे जन जागृति कर, और गोविंद गिरी के द्वारा भगत आंदोलन चला।
जो वो धीरे धीरे आपके भीलों में जनजागृति कर रहे थे, तो जनजागृति संबंधित आपकी एक संस्था बनाते हैं, जिस संस्था को कहते हैं हम संप सभा। क्या कहते हैं आपके? संप सभा। तो आगे आप हेडिंग लगाओगे संप सभा, संप सभा। क्या लगाओगे आप? संप सभा। कि जब गोविंद गिरी भीलों में आपकी जनजागृति कर रहे थे, तो जनजागृति से संबंधित इन्होंने आपकी एक संस्था बनाई थी, और वो संस्था कौन सी आपकी? वो संस्था थी आपकी संप सभा। संप सभा 1883 में बनाई गई थी सिरोही के अंदर आपके गोविंद गिरी के द्वारा। इसके निर्माता आपके गोविंद गिरी हो गए, और इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो 1903 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था प्रेम, एकता, बंधुत्व। प्रेम, एकता, बंधुत्व। और इस संप सभा के लगभग 11 आपके नियम भी हुआ करते। कि संप सभा 1883 में सिरोही के अंदर गोविंद गिरी ने बनाई। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रेम, बंधुता और एकता। इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो 1903 में हुआ था। इसके अलावा इसके 11 आपके नियम थे कि जैसे भील है वो आपस में प्रेम से रहेंगे, भील है वो झूठ नहीं बोलेंगे, भील है वो किसी को लूटेंगे नहीं, जो भील है वो अपना झगड़ा है वो अपनी पंचायतों से करेंगे। इस प्रकार इस संप सभा के 11 नियम भी रखे गए। और इस संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो 1903 ईस्वी में। तो जो संप सभा के बारे में जो अध्ययन है वो हम कल करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।